इसको गेट को कर देंगे। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू महाराजा अग्रसेन आयुर्वेद कॉलेज। तो आज का क्लास में हमारा सब्जेक्ट रहने वाला है स्वास्थ्यविद, कॉमन सब्जेक्ट बीएससी नर्सिंग और डिप्लोमा का। एंड आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है ऑक्यूपेशनल हेल्थ। ऑक्यूपेशनल हेल्थ, ऑक्यूपेशनल हेल्थ तो जिसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं, औद्योगिक स्वास्थ्य। औद्योगिक स्वास्थ्य, औद्योगिक स्वास्थ्य। जब हम इसको इंग्लिश में बोलेंगे तो ऑक्यूपेशनल हेल्थ, मतलब दोनों का सेम ही है। इससे पहले हमने इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हमने जब ये सोशल हेल्थ का टॉपिक शुरू किया था, सोशल हेल्थ में हमने बात की थी कई प्रकार के जो सामाजिक बुराइयां हैं कि कैसे कोई बुराइयां हमारे समाज में पनप रही है। समाज क्या होता है वो हमने आपको बताया था। समाज क्या है कि हम और आप से मिलके समाज बनता है। एक सेम टाइप की कम्युनिटी एक सेम ज्योग्राफिकल एरिया में जब रहती है तो वो उन सबको मिला के एक कम्युनिटी बनती है। कम्युनिटी बनने के बाद उसे हम इसे एक समाज कहते हैं, एक समुदाय बोलते हैं। ठीक है, सेम टाइप की, सेम नीड्स, सेम लक्ष्य। ठीक है, एक ही लक्ष्य को लेकर जब बहुत सारे लोग एक साथ एक ही एरिया में और एक ही लक्ष्य को लेकर जब चलते हैं तो उसे हम कम्युनिटी कहते हैं। फिर जब समाज है तो हमें आपसी तालमेल बना के चलना है। पूरे जहाँ भी हम काम करते हैं, जहाँ हम पढ़ते हैं, जहाँ हम रहते हैं। ठीक है, तो क्या है कि हमने क्या करना है, आपसी सामंजस्य बनाकर चलना है। उसे हम क्या बोलते हैं, सामाजिक संरचना। सामाजिक संरचना क्या है कि जब हम लोग समाज के भीतर रह के ऐसे कार्य करें जिससे कि समाज का भी विकास हो, हमारा भी विकास हो और हमारे कारण किसी को कोई तकलीफ ना हो पाए, जिसे हम क्या बोलेंगे, एक समाज में अच्छा समाज का निर्माण करना। तो ये बातें हमने की थी सोशल हेल्थ में। सोशल हेल्थ यानी कि सामाजिक स्वास्थ्य। सामाजिक स्वास्थ्य बनाना भी किसके ऊपर डिपेंड करता है, प्रत्येक नागरिक के ऊपर। और प्रत्येक नागरिक को मिलाकर ही एक पूरा बड़ा समाज बनता है। तो उसके अंदर हमने कुछ सामाजिक बुराइयों की भी बात की थी, जिसमें क्या होता है, समाज के अंदर कुछ बुराइयां पनपती हैं। तो आज का टॉपिक अपना ऑक्यूपेशनल हेल्थ, जिसे हम औद्योगिक स्वास्थ्य कहते हैं। ऑक्यूपेशनल हेल्थ ये किसके रिगार्डिंग रहती है? ऑक्यूपेशनल हेल्थ रहती है, इसे औद्योगिक स्वास्थ्य भी बोलते हैं। औद्योगिक स्वास्थ्य अर्थात जो लोग जैसे मजदूर और श्रमिकों के स्वास्थ्य का जब ख्याल रखा जाता है, उनके लिए रूल रेगुलेशन बनाए जाते हैं। उद्योग में काम करने वाले लोगों के लिए केवल नहीं है ये, इसका नाम औद्योगिक स्वास्थ्य है, परंतु केवल उद्योग में काम करने वाले श्रमिक नहीं, बल्कि किसी भी व्यवसाय में काम करने वाले जो वर्कर्स होते हैं उनकी हेल्थ का, उनके स्वास्थ्य का ख्याल रखा जाता है। जिस ग्रुप में या उनके लिए जो कदम उठाए जाते हैं उनको हम बोलते हैं ऑक्यूपेशनल हेल्थ। पेज नंबर 172 बीएससी नर्सिंग वाली बुक में। तो ऑक्यूपेशनल हेल्थ जब किसी भी समाज में हमारे श्रमिक जो होते हैं, काम करने वाले लोग हैं, जो भले ही वो किसी उद्योग में, फैक्ट्रीज में काम कर रहे हैं या फिर वो किसी भी व्यवसाय में, प्राइवेट जॉब में या सरकारी जॉब में कहीं भी है, तो उनके लिए कुछ रूल रेगुलेशन सरकार द्वारा बनाए गए हैं, जिसमें कि उनके वर्किंग टाइम को एक फिक्स रखा जाता है और काम के दौरान उनको किस प्रकार का कोई हानि या नुकसान पहुंच रहा है, तो उसके लिए उस हानि को या नुकसान को रोकने के लिए या उनकी हेल्थ पे किस प्रकार के इफेक्ट हो रहे हैं या काम के दौरान उनके
स्वास्थ्य पर क्या असर पड़ रहा है, यानी कि किस प्रकार के रोग उत्पन्न हो रहे हैं, तो उनकी हेल्थ को लेके रूल रेगुलेशन और उनकी सैलरी को लेकर रूल रेगुलेशन, और सभी प्रकार के जो भी रूल रेगुलेशंस बनाए जाते हैं वो किसके अंदर, ऑक्यूपेशनल हेल्थ के भीतर आते हैं। तो व्यवसाय स्वास्थ्य, सभी व्यवसायों में श्रमिकों की शारीरिक, अब क्या कि श्रमिक जो श्रमिक मतलब श्रम करने वाले, तो उनके शारीरिक, मानसिक और सामाजिक स्वास्थ्य के स्तर को हमने बढ़ावा देना है, उसे हम ऑक्यूपेशनल हेल्थ को कहते हैं। एक तो शारीरिक हो गया, जैसे काम करते हुए कई फैक्ट्रीज में या कहीं भी हादसे हो जाते हैं, उसको रोकने के लिए। और फिर क्या है कि मानसिक रूप से भी जो लोग जैसे कहीं पर भी काम करने जाते हैं, वहाँ पे या तो साथ वाले जो लोग हैं उनके द्वारा मानसिक प्रताड़ना दी जा सकती है, या फिर जहाँ पर आप काम करते हो वहाँ के मालिकों द्वारा भी आपको मानसिक प्रताड़ना दी जा सकती है। उसी को ही देखते हुए ऑक्यूपेशनल हेल्थ हम उसके भीतर उसके स्तर को जानते हैं। तो फिर क्या है कि सामाजिक स्वास्थ्य जहाँ भी हम कार्य करते हैं वहाँ पर क्या होगा कि वहाँ के लोग, हमारे कलीग्स होते हैं जो साथ में कार्य करने वाले, उनके साथ हमारा बिहेवियर कैसा रहता है। तो हमारे कारण किसी और साथ वालों को किसी प्रकार की कोई परेशानी या कोई दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। तो अभी कह रहे हैं कि औद्योगिक स्वास्थ्य, अतीत में इसे औद्योगिक स्वच्छता और औद्योगिक स्वास्थ्य कहा जाता था, क्योंकि केवल पहले क्या होता था, सिर्फ कारखानों में काम करने वालों से संबंधित था ये, लेकिन अब क्या हो गया, इसमें सभी प्रकार के रोजगार इसमें शामिल कर दिए गए हैं। तो अब इसका एम क्या है, एम यानी कि उद्देश्य। क्यों ऑक्यूपेशनल हेल्थ को हम डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि श्रमिकों की कार्य स्थिति के कारण उनके स्वास्थ्य में गिरावट की रोकथाम। एक तो क्या कि जब हम वो कार्य कर रहे हैं कंटिन्यूस, उसमें फंक्शन जो हो रहा है, तो कार्य करने के दौरान उनके स्वास्थ्य में उनके गिरावट आ रही है, उसकी हम रोकथाम कर सकें, ठीक है, उनके स्वास्थ्य को बनाए रखें। फिर क्या है, श्रमिकों को उनकी शारीरिक क्षमता और मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के अनुसार व्यावसायिक वातावरण में रखना, ठीक है, जैसे उनकी शारीरिक क्षमता है, ठीक है। जैसे आपने सुना होगा कि लेबर के लिए एक रूल बनाया गया है कि 8 घंटे से ज़्यादा उनको काम नहीं करना, ठीक है। तो कुछ ऐसे रूल्स बनाए गए हैं ताकि उनकी जो शारीरिक क्षमता भी, इतनी उनके शरीर की कैपेसिटी है, उससे अधिक कार्य ना करवाया जाए। और क्या है, मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के अनुसार, और उनका जो है साइकोलॉजिकल भी उनको सपोर्ट करने के लिए हमने काम करना है। फिर श्रम दक्षता शास्त्र, जिसको इंग्लिश में कहते हैं हम एर्गोनॉमिक्स। तो एर्गोनॉमिक्स या फिर श्रम दक्षता शास्त्र से हम क्या समझते हैं कि जो व्यक्ति जिस काम को करने में सक्षम है, उस व्यक्ति को वही काम दिया जाए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम अंधे व्यक्ति को बोलें, अगर अंधे व्यक्ति को हम हरियाणा रोडवेज या राजस्थान रोडवेज में ड्राइवर के तौर पे उसको काम दे दे, तो वो क्या करेगा, अंधा व्यक्ति तो कहीं भी बस को भी ठोक देगा, और जो लोग हैं अंदर सवारी हैं उनको भी मार देगा। और अगर हम किसी गूंगे व्यक्ति को कॉल सेंटर में जॉब दे दें, वहां भी वो सक्सेस नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार, तो जो अंधा है उसको हम क्या कर सकते हैं, कॉल सेंटर पे जॉब दे सकते हैं, या फिर गूंगा है तो उसको हम ड्राइविंग पे रख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से इसका मतलब सिर्फ यही है एर्गोनॉमिक्स, यानी कि जो व्यक्ति जिस काम में सक्षम है उसको वहां पर लगाना। तो यह एक एर्गोनॉमिक्स है। एर्गोनॉमिक्स क्या है, एक ग्रीक वर्ड है,
इसमें एर्गोज का मतलब बता रहे हैं काम, और नोमिक्स का मतलब कानून। तो काम से संबंधित कानून है कि जो व्यक्ति जिस काम में दक्षता है जिसकी यानी कि परफेक्ट है उसको उसी काम में लगाना। तो वस्तुओं, प्रणाली और पर्यावरण से संबंधित वैज्ञानिक जानकारी का मानव उपयोग के लिए उपयोग है। उदाहरण आपको बताई दिया मैंने पहले ही। और इसका उद्देश्य क्या है? कार्य कुशलता और भलाई में सुधार के लिए। तो इसका मेन पर्पज यही है कि जो व्यक्ति जिस काम में परफेक्ट है, जिस काम को करने के लिए दक्ष है या ट्रेंड है, उसको उस काम तक पहुंचाया जाए। फिर नेक्स्ट आ गया ऑक्यूपेशनल एनवायरनमेंट। ऑक्यूपेशनल एनवायरनमेंट, तो एनवायरनमेंट क्या होता है? एनवायरनमेंट वातावरण, हाँ। तो ऑक्यूपेशनल एनवायरनमेंट का मतलब हो गया कि हम जहाँ पे काम करते हैं वहाँ का वातावरण कैसा है, ठीक है। तो व्यवसायिक वातावरण का अर्थ है बाहरी परिस्थितियों और प्रभावों का योग जो कार्यस्थल पर व्याप्त है, यानी कि जहाँ पर हम कार्य करते हैं उस जगह का, उस स्थान का कैसा वातावरण है, ठीक है। प्रभाव कार्यशील व्यक्तियों के स्वास्थ्य पर पड़ता है। हम जहाँ पे काम करते हैं वहाँ का जैसा माहौल होगा उसका प्रभाव हमारे ऊपर भी शारीरिक तौर पर भी पड़ सकता है, मानसिक तौर पे तो पड़ता ही पड़ता है। तो अब क्या कि मनुष्य भौतिक, रासायनिक तथा जैविक कारक, मैन एंड फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल एजेंट, तो जो मनुष्य हैं उनके ऊपर भौतिक, रासायनिक और जैविक कार्य का कैसे फर्क पड़ता है। भौतिक कारक कौन से हैं? फिजिकल, तो जैसे मौसम है, गर्मी, ठंड, नमी, प्रकाश, शोर, कंपन। आयनकारी विकिरण, आयनकारी विकिरण क्या होता है? जो मैंने आपको बताया था, रेडिएशन जो होती है, विकिरण। तो अब ये कि फिजिकल जो है एजेंट है ये भी हमारे काम के अलग अलग हैं। जैसे इन्होंने बोला गर्मी, ठीक है। कुछ लोग जैसे बहुत गर्मी वाले काम करते हैं, जैसे मान लो कोई आग का काम है किसी फैक्ट्री में, है ना, तो क्या कि उसको रोजाना गर्मी का सामना करना पड़ता है। और या फिर ठंड, कोई ऐसा काम हो जहाँ पे बहुत ज्यादा ठंड हो या कोई किसी को बर्फ के अंदर काम करना पड़ रहा है, जैसे हमारे आर्मी सोल्जर्स हैं जैसे, तो वो क्या है कि जहाँ पे ये लेह लद्दाख में या इस साइड पे किसी की ड्यूटी लगती है तो वो क्या है कि उनको रोजाना ठंड और बर्फ का सामना करना पड़ता है। फिर नमी, नमी क्या है? ह्यूमिडिटी होगी जैसे, ठीक है। ऐसे तो अलग अलग जगह पे मतलब ये फिजिकली उनको टच में रहना पड़ता है। जैसे गर्मी, ठंड, नमी, प्रकाश या शोर। जो लोग इंडस्ट्रीज में काम करते हैं वहाँ पे मशीनों का शोर बहुत होता है, तो उसका कंटिन्यूअस उनको टच में रहना पड़ता है, जिसके कारण क्या हो सकता है कि जो बहरापन है, डीपनेस है, वो उत्पन्न होती है। फिर क्या है? कंपन, कंपन यानी कि अब अगर मान लो किसी को पहाड़ खोदने का काम मिला हुआ है, ठीक है, तो वो ड्रिल मशीन से जब वो उसको मतलब गड्ढे वगैरह करते हैं तो वो क्या कि वाइब्रेट जो है, हाँ, वाइब्रेशन जो होती है कंटिन्यूअस उसके बॉडी को लगती रहती है। फिर क्या है? आयनकारी विकिरण। आयनकारी विकिरण क्या है? जैसे रेडिएशन है। अब जो लोग एक्सरे या अल्ट्रासाउंड वाले सेंटर में काम करते हैं उनको क्या कि रेडिएशन का सामना करना पड़ता है। जब भी एक्सरे या अल्ट्रासाउंड होता है तो खासकर एक्सरे में हानिकारक रेडिएशन होती है, तो एक्सरे जब करते हैं तो एक आपने देखा हो जब आप एक्सरे करवाने जाते हो, वैसे तो नॉर्मली तो लोग वैसे ही कर देते हैं, लेकिन उनके लिए स्पेशल एक फेस शील्ड होती है, एक जैकेट भी डालते हैं, वो मतलब जरूरी होती है वो डालनी, लेकिन वो कुछ लोग वैसे ही कर देते हैं लेकिन वो हानिकारक होती है। इसलिए जब आप एक्सरे वगैरह करवाने जाते हो तो वो कहते हैं बस जिसका जो पेशेंट है सिर्फ उसको ही अंदर आने देते हैं, बाकी वो कहते हैं आप बाहर खड़े हो जाओ, ठीक है। तो क्योंकि वो रेडिएशन आपको हानिकारक होती है, आपके शरीर में नुकसान पहुंचा सकती है, इसलिए। तो फिर सेकंड कारक आ गया रासायनिक। रासायनिक कारक क्या हो गया? जो रसायन है, तो जैसे जहरीली धूल, है ना,
अब कुछ लोग कार्य करते हैं ऐसी जगह पे जहाँ पे धूल मिट्टी का ही काम है, तो धूल मिट्टी का काम होता है तो फिर क्या होता है, सबसे ज़्यादा उसमें एक तो जैसे एलर्जी और एक जैसे रेस्पिरेटरी डिजीज होने के सबसे ज़्यादा चांसेस उसमें रहते हैं। इसमें जहाँ पे धूल मिट्टी का काम है ना, जो आपको मिलेंगे अस्थमेटिक पेशेंट होंगे या फिर COPD के पेशेंट होंगे, मतलब सांस के जो भी रेस्पिरेटरी डिजीज है वो आपको जहाँ पे धूल वगैरह मिट्टी का काम करते हैं वहाँ पे आपको उस तरह के पेशेंट फिर मिलेंगे। तो और क्या है फिर गैसेज, कई जगह फैक्ट्रीज में गैस का काम होता है, कई जगह गैस लीक हो जाती है ना, या फिर थोड़ी थोड़ी गैस रोजाना लीक होती है, तो उसके संपर्क में जो वहाँ के वर्कर्स होते हैं वो आते रहते हैं, तो उस चीज़ का भी नुकसान उनको झेलना पड़ता है। फिर क्या है, जैविक कारक यानी कि बायोलॉजिकल कारक। तो अब जहाँ भी कार्य करते हैं वहाँ पे क्या है, बैक्टीरियाज भी होते हैं, क्योंकि हो सकता है कि वहाँ पे ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, नमी ज़्यादा है, तो उसके कारण क्या है बैक्टीरिया पनपते हैं। और क्या है, परजीवी। परजीवी क्या होते हैं, परजीवी, हाँ हाँ हाँ, तो पैरासाइट को हम क्या बोलते हैं, पैरासाइट को हम परजीवी बोलते हैं। ठीक है, वहाँ पे बैक्टीरियाज के भी संपर्क में आ सकता है, पैरासाइट के भी आ सकता है, और हो सकता है वहाँ पे कोई वायरस भी फैला हुआ है, तो यानी कि एक दूसरे से वहाँ पे वायरस भी फैल सकता है। फिर अब क्या कर रही है, तो बात होगी मनुष्य और भौतिक, रासायनिक और जैविक कारकों की। फिर वहाँ के वातावरण में और क्या हो सकता है, मनुष्य और मशीन। अब जब वहाँ पे जो वर्कर काम करेगा, जो मैन है, जो मनुष्य है वहाँ पे काम करेगा, फिर वो संपर्क में आएगा किसके, मशीन के भी संपर्क में आएगा, अलग अलग प्रकार की मशीनें होंगी। ठीक है, तो अब क्या की फैक्ट्रीज में जो मालिक है वो हो सकता है शुरू में जब उसने फैक्ट्री शुरू की है तो उसके अंदर उसने शुरू में तो सभी चीज़ें परमिशन लेने के लिए, मतलब हर तरह के जो बचाव उसने किए हैं मजदूरों के लिए, लेकिन बाद में जैसे कुछ टाइम हो गया तो वो क्या करते हैं, जो प्रोटेक्शंस होती हैं मजदूरों की उस पर ध्यान देना बंद कर देते हैं ना। यानी कि अगर कोई लाइटिंग का काम है तो फेस शील्ड आती है जिससे उसके जो आंखों पे डायरेक्ट असर ना पड़ सके, या फिर जैसे मान लो कोई काम ऐसा है, हाँ मास्क का, या हाथों पे डालने के लिए कुछ ऐसी सॉलिड चीज हो जिससे कि उसके हाथ वगैरह ना, कई बार होता है ना एक्सीडेंट हो जाता है फैक्ट्री में, मशीन के अंदर हाथ कट जाता है किसी का, है ना, किसी को क्या हो जाता है, या फिर जो वेल्डिंग वाले होते हैं अगर वो बिना उसके जो चश्मा होता है उसके करते हैं तो उसकी आंखों में भी कई बार वो गिर जाती है। ठीक है, या फिर उसकी वैसे भी जो आई साइट है उसके ऊपर फर्क पड़ता है। तो अब क्या कि जहाँ बिना सुरक्षा वाली मशीनें, मशीनों के भागों का उत्पादन स्थानांतरण, तो यानी कि अब क्या कि एक तो जहाँ पे क्या कि बिना सुरक्षा वाली मशीनें जिसमें उनकी सेफ्टी नहीं है, और दूसरा क्या कि टाइम टू टाइम मशीनों के एक फिक्स टाइम रखा होता है सरकार द्वारा कि आप मशीनों का क्या करो, सर्विस उसकी टाइम टू टाइम करवानी है। कुछ पुर्जे ऐसे होते हैं जिनको टाइम टू टाइम आपने चेंज करना है, नया लगाना है। ठीक है, और क्या कि संयंत्र अनुचित स्थापना, सुरक्षा उपायों की कमी, ऐसे शारीरिक मुद्रा में मशीनों के साथ लंबे समय तक काम करना आदि। ठीक है, तो ऐसे रिस्क लेकर मशीनों के साथ कंटिन्यूअस लंबे समय तक कार्य करना। और क्या होता है फिर, मनुष्य और मनुष्य, ये तो बात होगी पहले मनुष्य और जैविक, भौतिक और इनकी फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल एजेंट की। फिर बात होगी मनुष्य और मशीनों की, मैन एंड मशीन्स। फिर अब बात आ गई वहाँ पे और कौन होंगे, मनुष्य भी होंगे साथ वाले जो क्लीग्स होते हैं, जो कार्य करने वाले। फिर मनुष्यों का मनुष्य से संपर्क होगा। ठीक है, तो उसमें क्या है, मनोवैज्ञानिक कारक जैसे कार्य का प्रकार और लय। ठीक है, फिर क्या की, फिर हमने जो उसका जो कांटेक्ट में आने वाला है, फिर जो साथ वाले जो वर्कर्स होते हैं उसके भी कांटेक्ट में आते हैं, तो उनका आपके साथ कैसा बिहेवियर है वो भी आपके जो है हेल्थ के ऊपर बहुत बड़ा एक कारक होता है। कार्य स्थिरता, नौकरी की संतुष्टि, अगर आप जहाँ पे काम कर रहे हो आपको प्रॉपर सैलरी मिलती हो, है ना, हर चीज़ की फैसिलिटी मिलती हो, तभी आपको संतुष्टि होगी। कई बार क्या होता है, व्यक्ति मजबूरी में कहीं पे काम करता है और जितना उसका खर्चा होता है उतनी जितनी उसकी सैलरी होनी चाहिए उतनी सैलरी उसको मिलती नहीं है। ठीक है, तो उसके कारण भी उसके स्वास्थ्य पर उस चीज़ का इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, सुरक्षा, उसे कितनी सुरक्षा है एक दूसरे व्यक्ति से,
और क्या है, कार्यकर्ता की भागीदारी। यानी कि भागीदारी क्या है कि जैसे 4 आदमियों का काम है ना, उसमें से क्या है कि एक आदमी तो पूरा अपना काम अच्छे से कर रहे हैं, बाकी 3 क्या कर रहे हैं, काम चोरी कर रहे हैं। तो उस चीज का भी, अगर उसी व्यक्ति को 3 बंदों का और का भी काम करना पड़ रहा है एक ही व्यक्ति को, तो वो भी क्या है, उसके स्वास्थ्य पर एक इफेक्ट डालता है। संचार और नेतृत्व शैली में आदि। तो संचार क्या है, एक दूसरों से जो वर्कर्स हैं आपस में एक दूसरे से किस प्रकार बात कर रहे हैं, कैसे उनके आपस में तालमेल है, उस चीज का भी इफेक्ट पड़ता है। फिर और क्या है, नेतृत्व शैली। यानी कि अब जैसे अगर फैक्ट्रीज में मजदूर काम करते हैं, वो क्या करते हैं, अपना एक जो लीडर भी बनाते हैं, है ना, यूनियन भी बनाते हैं। तो उनकी यूनियन का कैसा नेतृत्व है, कैसे व्यक्तियों के अंडर में वो काम कर रहे हैं। तो ये सारे क्या करते हैं, ऑक्यूपेशनल हेल्थ के वातावरण को, एनवायरनमेंट को, ऑक्यूपेशनल एनवायरनमेंट को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। और जो वर्कर्स हैं, कर्मचारी हैं, उनके मानसिक स्वास्थ्य व कार्य क्षमता पर भी प्रभाव डालते हैं। यदि कोई व्यक्ति, कोई मजदूर बिल्कुल जो कि अगर किसी व्यक्ति को प्रॉपर सैलरी मिल रही है, प्रॉपर उसको एनवायरनमेंट मिल रहा है और कोई रिस्क नहीं है, तो क्या है कि उसके लिए क्या है, वो जो एनवायरनमेंट है वो बेस्ट एनवायरनमेंट है। अगर इन सब चीज़ की कमी होगी तो ऑटोमेटिकली उसके स्वास्थ्य पर भी इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, फिर क्या आ गया, ऑक्यूपेशनल हजार्ड एंड डिजीज। अब क्या कि व्यावसायिक खतरा। ऑक्यूपेशनल ये तो एनवायरनमेंट हो गया, फिर हजार्ड्स यानी कि जो खतरे। ऑक्यूपेशनल जब वर्कर व्यावसायिक जो काम कर रहे हैं, वहाँ क्या है कि खतरे और बीमारियाँ। व्यावसायिक बीमारियाँ विभिन्न प्रकार की होती है, जिसमें भौतिक भी होती है, रासायनिक, जैविक, मनोवैज्ञानिक, यांत्रिक, व्यावसायिक, कैंसर तथा त्वचा शोथ आदि में विभाजित किया जाता है, जो निम्न प्रकार से है। सबसे पहले तो क्या है, शारीरिक खतरे, फिजिकल हजार्ड्स। सबसे पहले क्या है, फिजिकल। तो फिजिकल हजार्ड्स में क्या है, एक मैंने आपको पहले बताया जैसे हीट, गर्मी में, क्योंकि कई जगह ऐसी होती है जहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। ठीक है, अगर जैसे मान लो कहीं राजस्थान में कोयले की खान है ना, वहाँ पे उनको मजदूरों को काम करना पड़ता है, या कोई आग वाली जगह जहाँ पे कोई चीज़ें तैयार होती है आग के अंदर, तो वहाँ पे क्या कि गर्मी का सामना उसको करना पड़ेगा, तो प्रत्यक्ष प्रभाव होता है। तो क्या हो सकता है वहाँ पे, अगर मान लो कोई फैक्ट्री ऐसे में काम कर रहा है जहाँ पे अग्नि का कार्य है, तो वहाँ पे क्या होगा, उसको जलने की चोट हो सकती है ना, जल भी सकता है व्यक्ति। और क्या है, गर्मी से उसको थकावट होगी, थकावट गर्मी में ज़्यादा होती है, क्योंकि आपने देखा सर्दियों में हम एक्टिव थोड़े, वैसे ज़्यादा मतलब एनर्जी होती है, वैसे लोग मतलब रजाई में घुस के रहते हैं, लेकिन अगर वो चाहें तो वो काम ज़्यादा कर सकते हैं सर्दियों में, है ना। अपने लोग आप वैसे नॉर्मली क्या करते हैं, सर्दियों में ज़्यादा आलसी हो जाते हैं, गर्मियों में फिर भी थोड़ा हिल डुल लेते हैं। लेकिन वैसे देखा जाए मौसम के प्रभाव में, तो सर्दियों में क्या होता है कि ज़्यादा एक्टिव रह सकते हैं अपन, जबकि गर्मियों में थकावट अपनी जल्दी होती है, क्योंकि एनर्जी का अपना लॉस गर्मियों में ज़्यादा होता है। जब हमने एक उत्तरायण काल पढ़ा था आयुर्वेद में, याद हो तो उत्तरायण काल याद है क्या, ऋतुओं में पढ़ा था अपन ने, याद ना कुछ क्या होता है उसमें उत्तरायण में, उत्तरायण, दक्षिणायन, और क्या बोलते थे इसको। उत्तरायण जो मैंने आपको बताया था, जैसे सूर्य क्या करते हैं उत्तर की, हाँ, और दक्षिणायन क्या था, दक्षिण की ओर सूर्य आता है। उत्तरायण में क्या होता है, मनुष्य का, सूर्य मनुष्य का बल लेता है। सूर्य क्या होता है, प्रभावित होता है, जो मतलब सूर्य क्या करता है, शक्तिशाली होता है। और दक्षिणायन में क्या होता है, चंद्रमा शक्तिशाली होता है। तो वही बात है, गर्मी में क्या कि एनर्जी लॉस ज़्यादा होता है। फिर क्या है कि हीट स्ट्रोक। हीट स्ट्रोक क्या है कि गर्मी के कारण उसको जैसे डिहाइड्रेशन हुआ, डिहाइड्रेशन होने के कारण वो व्यक्ति क्या हुआ, बेहोश हो गया। ठीक है, और क्या गया, हीट क्रैम्प्स। कई बार क्रैम्प्स क्या होता है, हाँ, जो बाइंड आप बोलते हो वो क्रैम्प्स होते हैं, जैसे इस एरिया में अपने को आते हैं, तो वो क्या कि
हाँ, कई बार गर्मी के कारण भी आ जाते हैं, क्योंकि जब गर्मी अपने ज्यादा बढ़ेगी तो अपने क्या होगा, डिहाइड्रेशन हो जाएगी, यानी कि पानी की कमी होगी। पानी कमी होगी तो जो ऐंठन आती है मांसपेशियों में उसे क्रैम्प्स बोलते हैं, और अगर गर्मी के कारण आई है तो उसे हीट क्रैम्प बोल देंगे। ठीक है, फिर आ गया हीट हाइपर पायरेक्सिया। हाइपर पायरेक्सिया क्या होता है? हाइपर पायरेक्सिया, इस नाम से कुछ आइडिया लगता है? हाइपर तो ज्यादा, एक तो चीज समझ आएगी है ना, है हाइपर, हाइपर तो समझ लग गया ना। अंकित कुछ लगता है, कोई आइडिया? हाइपर पायरेक्सिया नहीं लगेगा है? हाँ, ये मैं बता ही देता हूँ आपको, हो सकता है आपको ये नाम कभी सामने ना आया हो। पायरेक्सिया, पायरेक्सिया का मतलब होता है टेम्परेचर का बढ़ना, बुखार। बुखार को क्या कहते हैं? पायरेक्सिया, यानी कि टेम्परेचर बढ़ना बॉडी का, हाइपर पायरेक्सिया। बस ये वही है, गर्मी में जब हम काम करते हैं तो शरीर का तापमान हमारा बढ़ जाएगा, है ना। बुखार हम कहते हैं कि इसको मेन इसी को कहते हैं, हमारे शरीर का तापमान बढ़ जाता है उसमें। फिर क्या है उसमें, नेक्स्ट है हीट सिनकोप। हीट सिनकोप, कई बार क्या होता है, गर्मी के कारण सब कुछ इंसान के आगे आंखों के सामने ब्लैकआउट सा हो जाता है। ठीक है, तो वो ब्लैकआउट हो गए बिल्कुल, मतलब कुछ अचानक से ऐसे हो जाता है कि कुछ भी नहीं दिख रहा, अंधेरा अंधेरा सा हो गया आंखों के आगे। ठीक, हाँ वो थोड़ा सा चलो वो बीपी फॉल के कारण होता है, लेकिन ये क्या कि ये गर्मी के कारण क्या होता है, इस तरह से हो के वो व्यक्ति बेहोश हो जाएगा। हाँ, चक्कर टाइप में, ठीक है तो, हाँ दिखता नहीं है। हाँ, तो वो क्या कि कमजोरी के कारण, नॉर्मली तो हमारे साथ कमजोरी के कारण होता है, या फिर आप कई बार क्या करते हैं, सडनली अपनी पोजीशन चेंज करते हैं। जैसे मान लो सोए हुए हैं तो अचानक से सीधे खड़े हो गए, या फिर अगर काफी देर तक बैठे हैं, बैठ के अचानक से जब खड़े होते हैं तो वो, हाँ तो वो क्या होता है, कई बार बीपी सडनली हमारा फॉल कर जाता है, यानी बीपी हमारा कम हो जाता है। हाँ, उसे ऑर्थोस्टैटिक हाइपरटेंशन बोल देते हैं उस कंडीशन को, यानी कि हमारी जो पोजीशन हमने चेंज की है उसके कारण हमारे बीपी क्या हो गया, फॉल हो गया। ठीक है, फिर क्या आ गया, हीट सिंकोप हो गया। फिर अप्रत्यक्ष रूप से जो क्या प्रभाव पड़ेगा, गर्मी में कम दक्षता, थकान में वृद्धि व दुर्घटना दर में वृद्धि हो सकती है। ठीक है, तो ये ऑक्यूपेशनल हेल्थ हम कर रहे थे, इसको बाकी आगे कंटिन्यू करेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।